जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टडी जीके का नया सेट। कल किसी कारणवश सेट में अपलोड नहीं कर सका था। चलिए आज का मॉक टेस्ट में क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न कहा गया है किस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि दुनिया में कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहा गया। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सांतोस, शंघाई या कोलंबो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह है, इसको कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो मैं आपको बता दूं। पहले तो आप याद रखना ये बंदरगाह है कहाँ पर, तो ब्राज़ील में। और ब्राज़ील का एक शहर है साओ paulo। साओ पाउलो शहर में ये बंदरगाह है और यहाँ से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट कहा गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि सैंटोस बंदरगाह जिसको कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है ये कहाँ पर, तो ब्राज़ील में है, साओ पाउलो शहर में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों एक बंदरगाह मैं आपको और बता देता हूँ, यूरोप का बंदरगाह है जर्मनी में, ठीक है। और इसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रोटरडम बंदरगाह ये कहाँ पर, तो यूरोप में है और ये जर्मनी में है, जर्मनी में। और ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। तो ये जरूर याद रखना। कौन सी नदी बहती है इस बंदरगाह पर, राइन नदी बहती है। तो जर्मनी में राइन नदी पर रोटरडम बंदरगाह है और ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया था कॉफ़ी पोर्ट किसको बोलते हैं, सेंटोस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में बहती है। दोस्तों अगुलहास जलधारा की हम बात करते हैं, आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो अगुलहास की जलधारा बहती है पश्चिमी हिंद महासागर में। आपका ऑप्शन बी सी सही है, पश्चिमी हिंद महासागर। और मैं आपको बता दूं अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा। तो ये जरूर याद रखना, अगुलहास की जलधारा कहाँ बहती है, तो हिंद महासागर में बहती है और ये गर्म जलधारा है। वैसे चलती कहाँ पर है, तो आप याद रखना अगुलहास की जलधारा मोजाम्बिक और अफ्रीका के पूर्वी तटों पर बहती है। मोजाम्बिक और अफ्रीका के पूर्वी तटों पर। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगुलहास जलधारा हिंद महासागर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों कैटोपैक्सी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और ये कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है जापान, इटली, इक्वेडोर या इंडोनेशिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, इक्वेडोर में कैटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ठीक है, और इक्वेडोर के बारे में बता दूं, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका। और इसकी राजधानी क्या है, क्वीटो है। तो कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि इक्वेडोर की राजधानी क्या है, तो क्यूटो इसकी राजधानी है। और इसी देश में स्थित है माउंट कैटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों जब भी हम ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, रिंग ऑफ फायर। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रिंग्स ऑफ फायर ये कहाँ पर है, तो आप बताइएगा ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। और ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में रिंग ऑफ फायर क्या है, तो ये ज्वालामुखियों की एक सीरीज है, एक रिंग बनी हुई है ज्वालामुखियों की। और ऐसे कहा जाता है कि दुनिया के 90% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी से है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर दोस्तों, हमसे पूछा गया था कैटोपैक्स ज्वालामुखी, आंसर होगा इक्वेडोर में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इक्वेडोर। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, सही जवाब क्या होगा आपका अस्ताना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अस्ताना। ठीक है, यहाँ लिखा गया है बिस्केक। बिस्केक किसकी राजधानी है, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, किर्गिस्तान। तो ये भी आप याद रखना। ताशकंद, ताशकंद की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान होती है, उज्बेकिस्तान। तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, और दुशानबे किसकी है, तो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। हमसे पूछा गया था कजाकिस्तान की राजधानी, आंसर होगा अस्ताना। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों हम बात करते हैं जापान की, आपके ऑप्शन है युआन, येन, बोन, रिंगित। तो सही जवाब क्या होगा, जापान की मुद्रा येन कहलाती है, येन। युआन किसकी है, तो चीन की मुद्रा है युआन। बोन किसकी है, तो कोरिया की मुद्रा है बोन, कोरिया। और मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित।
तो ये आपको याद रखना है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। एक मुद्रा और याद रखिएगा, जलोटी। तो पोलैंड की मुद्रा है जलोटी। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, पोलैंड की मुद्रा जलोटी है। क्लियर, याद रखेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? येन आपका सही आंसर है। जापान की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन है राइन नदी, डैन्यूब, वोल्गा या टेम्स। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये है वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके रूस से। रूस से निकलती है। रूस में कहाँ पे? तो आप बताइएगा। बॉल्दे हिल्स। बॉल्दे हिल्स से निकलती है। और ये गिरती कहाँ पर है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी मानी जाती है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, रूस से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ लेता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डैन्यूब नदी है, जो यूरोप के 10 देशों से बहती है। तो ये भी आप याद रखना, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी। यहाँ लिखा गया राइन नदी, ये जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी है, राइन नदी। और राइन नदी जो है ना, इसको कोयले की नदी कहा जाता है, कोयला की नदी। तो कभी क्वेश्चन आए कि किस नदी को कोयले की नदी कहा गया है, तो राइन नदी को कहा जाता है, जर्मनी में बहती है। हमसे पूछा गया था यूरोप की सबसे लंबी नदी, आंसर होगा वोल्गा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सतरिया शब्द जो है ना, ये कहाँ से आया? तो मैं बताऊं, देखो सतरिया क्या है कि असम में जो मठ होते हैं ना, जो वैष्णव मठ होते हैं, मठ मतलब धार्मिक स्थल होते थे, तो मठ को कहा जाता था सत्र। सत्र। तो प्रारंभ में ये जो सतरिया डांस था ना, ये अंक्य नाट के रूप में किया जाता था, अंक्य नाट। और अंक्य नाट के रूप में जो होता था वो सत्र में होता था। सत्र मतलब मठों में होता था, जो धार्मिक मठ होते थे। और मठों को सत्र कहे जाने के कारण इस डांस का नाम क्या पड़ गया? सतरिया पड़ गया। तो ये कहाँ का है? तो ये असम का डांस है, सतरिया असम का डांस है। और ऐसा कहा जाता है कि एक वैष्णव संत थे शंकर देव, वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा सतरिया डांस को शुरू किया गया था। और ये भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जरूर याद रखिएगा। सतरिया किस राज्य का डांस है? आंसर होगा असम का। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो शंकर देव हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन बी, नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है हॉर्नबिल। और कब से कब तक होता है? तो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक होता है, 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल मनाया जाता है। दोस्तों त्रिपुरा का एक त्यौहार याद रखना, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा में अपने पापों का प्रायश्चित किया जाता है और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? प्रसिद्ध पुस्तक ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? दोस्तों ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? आंसर होगा आपका विक्रम सेठ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, विक्रम सेठ। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आर के नारायण, इनकी 2 किताब आपके एग्जाम में आती हैं, द गाइड और मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज और द गाइड किसकी पुस्तकें हैं? जवाब होगा आर के नारायण की, मालगुडी डेज। तो ये भी आप याद रखिएगा। ए सूटेबल बॉय पुस्तक विक्रम सेठ की है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम किस विषय पर केंद्रित रहने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों 2026 में जो पर्यावरण दिवस की थीम होगी ना, वो जलवायु अनुकूलन होगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। दोस्तों पर्यावरण दिवस कब होता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस देश से हुई थी? स्वीडन से हुई है। ठीक है, स्वीडन। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों अगर आपसे पूछे केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ड्रग्स अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे चावल अनुसंधान केंद्र, तो वो है आपका कटक में। करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कटक, करनाल सॉरी। हमसे पूछा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भारत में 4 प्रकार के नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी, 2 जनवरी 1954। भारत रत्न भारत का सबसे
ऊंचा नागरिक सम्मान है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है अगले प्रश्न में, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है शांति काल में। दोस्तों जब भी हम वीरता पुरस्कार की बात करते हैं ना, वीरता पुरस्कार, तो वीरता पुरस्कार दो कैटेगरी में मिलते हैं। कैसे, एक तो मिलता है युद्धकालीन स्थिति में और एक है आपका शांति के समय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए युद्धकालीन स्थिति में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो नंबर 1 पे आएगा आपका परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा इसके बाद युद्धकालीन स्थिति में वो आता है फिर महावीर चक्र, महावीर चक्र। और तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा होगा आपका वीर चक्र, वीर चक्र। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये आपके युद्धकालीन स्थिति में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार हैं। अब शांति की बात करते हैं तो शांति के समय में दिया जाने वाला है अशोक चक्र, अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद में कौन सा होगा, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और कीर्ति के बाद में आपका आएगा आपका अशोक चक्र हो गया, कीर्ति हो गया, उसके बाद में आता है शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र। तो ये आपका इस तरह से दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया था शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो शांति में कौन सा देते हैं, अशोक चक्र देते हैं। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, अशोक चक्र। दोस्तों लेकिन आपका अगर इसमें वरीयता का क्रम लगवाने लगा तो वरीयता के क्रम में सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, उसके बाद में अशोक चक्र, फिर आपका महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको वरीयता के क्रम में याद रखना है। हमसे पूछा गया था शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, आंसर होगा अशोक चक्र। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी आप याद रखना। आपसे पूछा गया था शांति काल में, आंसर होगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इन पुरस्कारों में साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना ये 1965 में शुरू किया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप। और ये मलयालम भाषा के एक साहित्यकार थे। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। कलिंग अवार्ड की बात करूँ तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में। एबेल प्राइज की बात करूँ तो ये गणित के क्षेत्र में मिलता है, गणित के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है। दोस्तों जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था, वो था हैली नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसको क्या नाम दिया गया बाद में, तो जिम कॉर्बेट नाम भी दिया गया था। लेकिन अभी जिम कॉर्बेट नाम जो नाम बदल के क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत का पहला नेशनल पार्क, आंसर होगा हैली। और हैली नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। और अब इसका भी नाम बदल दिया गया है, वह क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या क्या कहा गया, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जिसका नाम है धौलपुर करौली, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में ना एक पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, और अरावली पहाड़ी में एक टाइगर रिजर्व है सरिस्का। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन सी पर्वतमाला में है, तो अरावली पहाड़ियों में है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। क्लियर, याद रखेंगे। तो धौलपुर करौली राजस्थान में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार पढ़ा है आपको, असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से जो नदी बहती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्लू माउंटेन किसको बोलते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ना वो पहाड़ियाँ जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का मिलन होता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन कहाँ होता है, आंसर होगा
नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। और नीलगिरी हिल्स में ना एक जगह याद है ना, ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन भी आता है। तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम? आंसर होगा केरल को। हालांकि कोची भी लिखा गया है, लेकिन सही आंसर यहाँ मानेंगे केरल। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आए कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी केरल के कोचीन शहर को कहा जाता है, अरब सागर की रानी। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों केरल का ना एक डांस याद रखिएगा, थय्यम। केरल का एक डांस है थय्यम। एक है आपका थुलाल और एक है आपका थय्यम, थुलाल और पुलिकली, पुलिकली। तो ये केरल के डांस हैं, ये आप याद रखना। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है और अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं, वर्ष 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। साल 1914 में भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा ये खींची गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? श्रीलंका की विधायी राजधानी अर्थात लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं श्रीलंका की भाषा क्या है, पूछ लेता आपके एग्जाम में, सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है, ये भी आप याद रखना। और श्रीलंका के बारे में आपसे पूछेगा कि पाक स्टेट भारत और किस देश के बीच है? तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों पीली क्रांति भारत में तिलहन उत्पादन को विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। ठीक है दोस्तों। दूध क्रांति के लिए कौन सी है? तो वह है श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का एक नाम और भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ऑपरेशन फ्लड। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादन होती है असम में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, असम। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं चाय के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताइएगा कलकत्ता में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो आप बताइएगा लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी। दूसरा, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में जो अम्ल होता है वो होता है टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। तो ये भी आप याद रखें। चाय दिवस कब होता है? तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है आपके असम में, और असम के अलावा आप दार्जिलिंग में भी होती है, पश्चिम बंगाल में। तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होगी? लेटराइट मिट्टी। चाय में कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल। चाय दिवस का होता है 21 मई, और चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का। क्लियर दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? असम। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो दोस्तों रबी फसलों की बुआई की बात करें तो ये विंटर सीजन में इसकी बुआई की जाती है, सर्दियों में। तो अर्थात अक्टूबर से नवंबर के बीच जो रबी की फसलें हैं वो बोई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच। जैसे आपकी गेहूँ हो गई, जैसे आपकी चना हो गया, जैसे आपका जौ हो गया, जैसे आपका मटर हो गया, जैसे आपके सरसों हो गई, ये सब आपके रबी की फसलें होती हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? दोस्तों गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, स्वर्णिम रेशा जूट। अगला प्रश्न, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका रेशम, रेशम के खेती को बोलते हैं सेरीकल्चर। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है दोस्तों? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल जल दिवस 22 मार्च को होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। विश्व पृथ्वी दिवस आपसे पूछेगा तो 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है। और ट्रॉम्बे कहाँ पर है? मुंबई में।
तो ट्रॉम्बे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो पहली परमाणु रिएक्टर था उसका नाम क्या था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। अप्सरा, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं दक्षिण की गंगा, वो है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। और इसके बारे में आपको बता दूं, ये नदी भारत में 2 मानसूनों से अपना जल प्राप्त करती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से इसको पानी मिलता है। इसीलिए ये पूरे साल बहती है दक्षिण भारत में। और अपनी पवित्रता के लिए साथ साथ पूरे साल बहने के कारण इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक में, तो ये भी आप याद रखना, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का बगीचा किसको कहा गया, कावेरी नदी को कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, आपके ऑप्शन है रुपया, टका, क्यात, गुलट्रम। आंसर होगा टका, बांग्लादेश की मुद्रा है। क्यात किसकी है, तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। गुलट्रम किसकी है, तो भूटान की मुद्रा गुलट्रम है। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, आंसर होगा आपका कबड्डी। और भारत सबसे लंबी सीमा जो है ना, वो बांग्लादेश के साथ तय करता है, जिसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसको बोलते हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ना एक झरना है जो बड़ा फेमस है, चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात, और ये कौन सी नदी पर है, तो जहाँ होगा इंद्रावती नदी पर। ये काफ़ी आपके एग्जाम में आता है, तो आप याद रखना इंद्रावती नदी पर है चित्रकोट जलप्रपात। और इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है, न्यागरा जलप्रपात। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ के कोई भी 2 डांस, तो आप याद रखना पंडवानी, बड़ा फेमस डांस है। पंथी बहुत आता है यहाँ पे, पंडवानी, पंथी, गोर मारिया बहुत आता है, गोर मारिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। राउत नाचा बहुत आता है, राउत नाचा। तो ये सारे डांस कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के डांस हैं। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें हमने स्टैटिक जीके के प्रश्नों का अभ्यास किया था। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट में शाम को। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।